नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार सुरक्षित है। अगले 5 साल तक सरकार को कोई खतरा नहीं है। हालांकि ये सरकार एक गठबंधन की सरकार है, जिस गठबंधन का नाम है महायुति, जिसमें बीजेपी के साथ 2 और घटक दल हैं, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी। हालांकि बीजेपी की सरकार तो सुरक्षित है और इनमें से कोई भी गठबंधन का पार्टनर अगर अलग हट भी जाता है तब भी सरकार नहीं गिरने वाली। लेकिन इसके बावजूद लगातार फडणवीस सरकार चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जो 3 पार्टियों का गठबंधन है उनमें से एक घटक दल शिवसेना, उसके नेता एकनाथ शिंदे, जो कि सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से ऐसे संकेत मिलते हैं कि वो नाराज हैं बीजेपी से, या फिर कहें देवेंद्र फडणवीस से। और कुछ ना कुछ उथल पुथल, अंडर करंट इस सरकार में चल रहा है। तो क्या कुछ हो रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े हैं, एनडीटीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ। रौनक, जब से सरकार बनी है लगातार हर तीसरे चौथे दिन ऐसी खबर आती है कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं। ऐसा क्या कुछ वो कर रहे हैं जिसकी वजह से बार बार सियासी हलकों में ये बात छिड़ जाती है कि शिंदे आज नाराज हैं, शिंदे दुखी हैं, शिंदे जो है फलानी मीटिंग में नहीं गए। क्या ये संकेत कैसे मिल रहे हैं? ये ताज़ा उदाहरण से अगर शुरू करें तो अभी शिव जयंती का मौका था। महाराष्ट्र में इस उत्सव को बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, और जिस विचारधारा की सरकार रही और जिस पार्टी के फिलहाल एकनाथ शिंदे मुख्य नेता है, यानी सर्वोच्च नेता है, वो शिवसेना तो इसको बहुत ही जोशो खरोश के साथ मनाती है। ऐसे में 3 ऐसे प्रोग्राम जो कि सरकारी प्रोग्राम थे जी, उसमें एकनाथ शिंदे की अनुपस्थिति, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे वहां पर एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे, इससे फिर एक बार चर्चा शुरू हो गई। और सबसे बड़ा उदाहरण तो उन्हीं के गृह जिले यानी ठाणे डिस्ट्रिक्ट, जहां के वो प्रभारी मंत्री भी है, वहीं के बदलापुर में शिवाजी महाराज के स्टैच्यू का उद्घाटन होना था। वहां के लोकल एमएलए किशन कथोरे, उन्होंने उसका आमंत्रण भी दिया था। महानगर पालिका चूंकि यूडी डिपार्टमेंट के अंदर में आती है, जिसके वो मुखिया भी है, तब भी वो वहां नहीं पहुंचे। जिसके बाद से फिर इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि क्या वाकई में शिंदे नाराज है। फिर दूसरी घटना आगरा में, उसी दिन फडणवीस ने 3-4 प्रोग्राम अटेंड किए बतौर मुख्यमंत्री। वो आगरा भी गए शाम को, वो भी एक सरकारी कार्यक्रम था, वहां पर भी एकनाथ शिंदे नहीं दिखे। पुणे वहां पर आमंत्रण था, उनको आमंत्रण था, वहां पर नहीं गए। वहां पर फिर भी नहीं गए। उसका कारण तो स्पष्ट नहीं किया है कि क्यों नहीं गए, लेकिन एक और पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक और कार्यक्रम था जहां पर बाबा साहेब पुरंदरे की जो शिव सृष्टि है उसके पार्ट 2 का इनॉग्रेशन करना था, मुख्यमंत्री के हाथों इनॉग्रेशन होना था, और वहां पर भी बतौर उप मुख्यमंत्री शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे को आमंत्रण था। ऐसे में सवाल ये कि क्या वो देवेंद्र फडणवीस के साथ डिस्कम्फर्ट किस तरह का कोई महसूस कर रहे हैं, या फिर कुछ और कारण है। और इसके पहले भी आपने देखा कि कई बार कैबिनेट की बैठकें हुई, उसमें भी एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे, रिव्यू मीटिंग्स में नहीं आते थे, रिव्यू मीटिंग में नहीं पहुंचे। और जब ये सवाल उनसे पूछा जाता है तो एक बार तो उन्होंने कहा कि नहीं, मीडिया गलत तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहा है, मैं ऑनलाइन बैठक में शामिल हुआ था। और रिव्यू मीटिंग की जहां तक बात है, वो रिव्यू मीटिंग उन्हीं के विभाग की थी, यूडी मंत्रालय की रिव्यू मीटिंग थी, उसी में नहीं पहुंचे। तो इसलिए सवाल ये कि जो अभी कुंभ होने वाला है नासिक में 2027 में, उसके लिए भी तो मीटिंग थी, उसके लिए भी जो है उन्होंने अलग से मीटिंग ली। जी बिल्कुल, उसके लिए भी जो मीटिंग थी उसमें भी वो नहीं पहुंचे। और तब से लेकर ही मुझे लगता है कि ज्यादा खबरें सामने निकल कर आने लगी कि एकनाथ शिंदे वहां पर क्यों नहीं गए। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात, उस बैठक में नहीं पहुंचे, लेकिन जब वो नासिक दौरे पर गए जहां पर पार्टी का कार्यक्रम था, क्योंकि एकनाथ शिंदे इन दिनों पूरे महाराष्ट्र में आभार सभा लेते हुए भी घूम रहे हैं। जगह जगह पर जिस तरह से पार्टी को इस 2024 के विधानसभा चुनाव में उनको यश मिला है, उनको ज्यादा सीटें मिली, उसके लिए वो लोगों का धन्यवाद करने के लिए आभार सभा ले रहे हैं। नासिक में वो सभा थी, उसी बैठक में उसी दिन वहां पे उन्होंने एक बैठक कॉल की कुंभ मेले को लेकर, जो कि 2027 में नासिक में कुंभ मेला होने जा रहा है, उसकी तैयारियों को लेकर उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग की। अब बार बार इस तरह से जो एकनाथ शिंदे कदम उठा रहे हैं, या फिर उन पर फिर आरोप लगते हैं कि वो एक समानांतर सरकार चला रहे हैं। हाँ, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये पूछना चाह रहा था कि लगातार जब से
विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से लगातार हम एकनाथ शिंदे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात को लेकर वो नाराज नजर आए। पहले इस बात को लेकर नाराज नजर आए कि उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, फिर इस बात को लेकर नाराज हुए कि गृह मंत्रालय उनको नहीं मिला, फिर इस बात को लेकर नाराज हुए कि जो नासिक और रायगढ़ के जो प्रभारी मंत्रियों का पद था वो उनकी पार्टी को नहीं मिला। तो लगातार हर हफ्ते मैं देखता हूं कि कोई ना कोई नया कारण होता है उनकी नाराजगी का। नहीं, बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जब से सरकार बनी है, देखिए वो मुख्यमंत्री थे, बतौर मुख्यमंत्री उनकी लीडरशिप में इस बार महायुति गठबंधन जो साथ में मिलकर लड़ा, उनको जबरदस्त सफलता मिली। तो स्वाभाविक है उनके मन में ऐसा था कि पिछले 2.5 साल में उनके नेतृत्व में जिस तरह से महायुति की सरकार ने काम किया और जो लाडली बहन योजना उन्होंने लाई, जिसकी वजह से लगातार महायुति के नेता भी दावा कर रहे हैं कि हमारी लाडली बहन योजना ने वो गेम चेंजर साबित हुई इस चुनाव में। तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उसका मुझे इनाम मिलना था कि मैं, उसका नाम भी था ना, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना। हाँ, तो मतलब ये योजना तो उन्हीं के पद पे, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्हीं के नाम से एक तरह से उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी उस वक्त हुई थी कि अजीत पवार ने मुख्यमंत्री का पद हटा दिया और माझी लाड़की बहन योजना ही उन्होंने शुरू की। बीजेपी ने भी वैसा ही कैंपेन किया। तो क्रेडिट लेने का सर यहाँ पर सभी लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिंदे को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पार्टी को, महायुति गठबंधन को जो भारी बहुमत मिला है, उसके पीछे उनकी सफलता है। और कुछ साल तक तो भी लगे, भले 1 या 2 साल तक तो भी उन्हें मुख्यमंत्री जो है वो कंटिन्यू किया जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं, वैसा फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह जो फैसला लेंगे वो उन्हें मान्य होगा, क्योंकि पार्टी भी बीजेपी बड़ी थी। तो स्वाभाविक है कि वो एक मन में अभी भी थोड़ी सी टीस उनके है। तो ये बात मुझे लगता है कि अभी तक वो हजम नहीं कर पा रहे हैं क्या कि वो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। ये जो डिमोशन है वो एक तरह से उनके लिए ये सदमे वाली बात थी और शायद उससे वो अभी तक उबर नहीं पा रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल। और एकनाथ शिंदे का जो हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से उनके भाषण हो रहे हैं, मुख्य तौर पर अगर देखें तो अभी बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर मुंबई के बांद्रा में उन्होंने एक रैली की। उसमें भी जिस तरह का उनका भाषण रहा, एक तो वो 2.5 साल के किए हुए अपने कामों को गिनाते रहे। स्वाभाविक है कि अभी नई सरकार आई है तो इतने में बहुत ज्यादा काम भी हुए नहीं कि उनके पास गिनाने के लिए कुछ रहे, लेकिन वो जो मुख्यमंत्री का ऑरा है उससे अब तक वो पूरी तरीके से बाहर आ पाए हैं ऐसा दिख नहीं रहा है। और दूसरी तरफ अगर देवेंद्र फडणवीस जी की बात की जाए तो जैसे ही उन्होंने कमान संभाली है, एक के बाद एक तेज तर्रार तरीके से, जिसे कहते हैं कि जो इस सरकार की टैगलाइन है कि मराठी में उन्होंने कहा है कि थामनार नहीं, यानी रुकेंगे नहीं, तो उसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि डावोस गए, इतना 16 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आ गए। नहीं, ये बात सही है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ये भी है कि जो फडणवीस की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो भी एक शिवसेना के लिए प्रॉब्लमेटिक बात आपको नहीं लगती? क्योंकि जो पहला भी कार्यकाल था 2014 से 19 का, उसमें भी फडणवीस जिस तरह से काम करते थे, उनकी जो कार्यशैली थी वो कहीं ना कहीं अनडिवाइडेड शिवसेना को जो है अनकंफर्टेबल महसूस करा रही थी। क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस प्रशासनिक स्टाइल को वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस। और इस वजह से भले ही किसी विभाग के मंत्री जो है घटक दलों के हो जाए, सहयोगी दलों के, लेकिन वहां पर ब्यूरोक्रेट्स उनकी अपनी मर्जी के होते थे, जो अधिकारी होते थे। और योर मिनिस्टर माई ब्यूरोक्रेट, ये वाली नीति उनकी जो पहले कार्यकाल में थी वो इस कार्यकाल में भी अपनाई है। इसकी वजह से भी मुझे लगता है, क्योंकि देखिए ना, अभी जैसे MSRTC के चेयरमैन का पद था, वहां पर उन्होंने अपने पसंदीदा ब्यूरोक्रेट को नियुक्त कर दिया, जबकि वहां पर मंत्री को नियुक्त किया जाता है। 1960 के दशक से ऐसा चलते आया है, पहली बार ऐसा हुआ। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि MSRTC में जो कुछ फैसले लिए गए थे एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में, उन फैसलों को रिवर्स कर दिया गया, उन पर जांच बिठा दी गई और कुछ मामलों में जांच बिठा दी गई। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है एक फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि 2014 का वो कार्यकाल, मुझे याद है कि उस वक्त एकनाथ शिंदे महानगर पालिका के चुनाव थे। आपको याद होगा कि 2017 में महानगर पालिका के चुनाव थे और पहली बार जब शिवसेना के बीच में अनरेस्ट देखने को मिला तो एकनाथ शिंदे पहले भाषण में बोले थे कल्याण में कि सरकार में
काम करना जो है वो ठीक नहीं लगता वगैरह, मेरा इस्तीफा ले लेना चाहिए, इस तरह का उनको कुछ बयान था, जिसको लेकर आज जो उनके मतलब पहले जब उस वक्त उनके साथी थे, आज उनके विरोधी है संजय राउत, बार बार इस बात को वो याद दिलाते रहते हैं जब भी मौका मिलता है। तो अभी मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस बतौर मुख्यमंत्री अपने उनके काम करने की शैली है, उनकी स्पीड है, और शायद उस स्पीड को भी फिलहाल एकनाथ शिंदे मैच नहीं कर पा रहे, और इसीलिए रह रहकर इस तरह की खबरें आती रहती है कि वो इस बैठक में नहीं पहुंचे, अपनी एक अलग से बैठक कर रहे, अभी कैंपेन मोड में दिखाई दे रहे। करना क्या है एकनाथ शिंदे को ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग उसको इस तरह से भी एनालिसिस करते हैं कि शिंदे अपनी बार्गेनिंग पावर इस सरकार में बनाए रखना चाहते हैं इस तरह के मूवमेंट कर कर, क्योंकि आपको ये भी ध्यान देना होगा कि 5 साल अगर कार्यकाल इस सरकार का चलना, इतनी मजबूत सरकार है, इसमें अगर इस तरह की थोड़ी बहुत नाराजगी नहीं रखी तो कल विधान परिषद के चुनाव है, वहां पर सीटों का बंटवारा होगा, राज्यसभा के चुनाव आएंगे, अभी आपको निगम बांटने हैं, कई सारे, म्हाडा हो गया, सिडको जैसे निगम हो गए, ये मुंबई और महाराष्ट्र में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं क्योंकि आर्थिक गणित यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए अगर तो बार्गेनिंग पावर आपको एक असंतुष्ट के तौर पे लगातार इसलिए पेश कर रहे हैं। हाँ, कुछ एक उनकी रणनीति के तौर पर हो सकता है। हाँ, कुछ जानकार ये बता रहे हैं, और कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि ये एकनाथ शिंदे के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनके पास अभी समय बहुत है, वो मुख्यमंत्री नहीं है, तो अगर वो मुख्यमंत्री नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा संगठन को मजबूत करने का काम कर सकते हैं। लिहाजा वो इन आभार सभाओं के जरिए महाराष्ट्र के तमाम अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले, और अगर स्थानीय निकाय के चुनाव में शिवसेना को बतौर पार्टी के तौर पर मजबूत बनना है। देखिए, अभी तो प्रधानमंत्री मोदी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे सब बड़े चेहरे थे जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव में फायदा हो गया, लेकिन जब लोकल यूनिट में जाएंगे, बीजेपी कहेगी नहीं हमको अकेले लड़ना है, तो वहां पर शिवसेना भी ग्राउंड पर मजबूत होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो ऑपरेशन टाइगर हो रहे हैं, आपने देखा है कि कोकण में जिस शिवसेना को कोकण की पार्टी माना जाता रहा, वहां से उद्धव ठाकरे एक तरह से डेसिमेट हो गए हैं, उनकी पार्टी जो है लगभग वहां से खत्म हो गई है। हाँ, भास्कर जादव एक केवल, लेकिन वो भी तो भास्कर जादव के भी हाल फिलहाल के बयान देखिए, उनके बयानों से लग रहा है कि वो भी डावाडोल हैं। भास्कर जादव एकमात्र बड़े नेता बचे हैं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के कोंकण में, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका मामला भी गड़बड़ी है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर, और वैसे बयान शिंदे के कैंप के नेता उदय सामंत की तरफ से भी इस बात को हवा देते वाले आते रहे कि वो हमारे स्नेही हैं और उनसे तो हमारी बातचीत चलती रहती है। तो ये सब जो दिखाने की कोशिश है, जताने की कोशिश है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में अब भी जो ठीक ठाक अच्छे प्रोमिनेंट कैंडिडेट है, उनको शिंदे अगर अपनी पार्टी में ले आते तो जमीनी स्तर पर और मजबूत अपनी पार्टी को बना सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म उनकी कोशिश जो है वो दिखाई दे रही है। 5 सालों में पार्टी को मजबूत करने का काम उन्हें करना है। दूसरा, कल का जो ताजा वीडियो आया उससे एक बात देखिए साफ दिखती है कि 2014 से 19 के बीच में जो शिवसेना थी, जो उद्धव ठाकरे लीड करते थे, वो फडणवीस से भी नाराज थे और प्रधानमंत्री या अमित शाह से भी नाराज रहते थे, लेकिन शिंदे का वैसा नहीं है। हाँ, शिंदे सिर्फ इधर ही नाराज हैं, उधर वालों से जो है उन्होंने कोई नाराजगी नहीं जताई। कल प्रधानमंत्री जब दिल्ली वालों से कोई नाराजगी नहीं जताई। दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे, वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री जैसे स्टेज पर पहुंचते तो पहले अजीत पवार, फिर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस खड़े होते हैं। अजीत पवार को भी थोड़ा हाई करते हैं, लेकिन शिंदे साहब के पास एक उनके साथ 2-3 मिनट उनका संवाद होता है, फिर फडणवीस साहब को नमस्ते करते वो आगे निकल जाते। तो ये जो है इसको प्रॉपर कट कर कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की पार्टी जो है इसको सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल कर रही है। ये बताने की कोशिश है कि प्रधानमंत्री मोदी, एकनाथ शिंदे और अमित शाह का जो कोऑर्डिनेशन है, या फिर जो उनकी कहते हैं कि केमिस्ट्री है, वो अभी भी उसी तरह बरकरार है जो 2.5 साल पहले जिसकी शुरुआत हुई थी 2022 में। अच्छा, आप बीच में अभी बोल रहे थे कि वो एक समानांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट चलाने का भी आरोप लग रहा है शिंदे के ऊपर। ये कैसे पैरेलल गवर्नमेंट किस तरह से चल रही है इनकी? नहीं, पैरेलल गवर्नमेंट आरोप ये इसलिए लग रहा है क्योंकि कई तरह की बैठकें वो खुद ही कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हफ्ते भर पहले ही
उन्होंने उद्योग विभाग यानी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग कॉल कर दी। हालांकि वो जो डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, उदय सामंत के पास है। उदय सामंत उन्हीं की पार्टी के नेता, उन्हीं की कोटे में है। अगर मुख्यमंत्री ऑलरेडी रिव्यू ले चुके हैं, फिर आप रिव्यू लेने का मतलब क्या है? और अगर वो रिव्यू मीटिंग जब सीएम बुला रहे उस वक्त आप मौजूद रहे, तो इस तरह के जो समानांतर सरकार चलाने के आरोप है वो आप पर नहीं लगे। अच्छा, ये भी तो है ना, जो इसमें समानांतर सरकार चलाने का आरोप इस वजह से भी लगा कि इन्होंने जो मुख्यमंत्री सहायता, मेडिकल सहायता कक्ष जो है वो भी खोल दिया। पहले तो सिर्फ वो मुख्यमंत्री का ही था। नहीं, उस पर क्लैरिटी आ गई है। एक्चुअली कुछ लोगों ने उसको मिस कोट किया, इसलिए भी इस तरह की खबरें हो गई। 2023 में इस तरह का जीआर, जब मुख्यमंत्री खुद एकनाथ शिंदे थे, उन्होंने इसी तरह का जीआर निकाला था कि उप मुख्यमंत्री भी इस तरह का कार्यालय जो है चला सकते हैं। और देवेंद्र फडणवीस जब उप मुख्यमंत्री थे तब वे भी इसी तरह का कार्यालय मुख्यमंत्री मदद कक्ष के नाम से चलाते थे, जहां पर उसके पीछे की जो धारणा है बहुत साफ है। फडणवीस ने भी बतौर मुख्यमंत्री अभी इस पर एकदम सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि कई बार ये होता है कि उनके कैडर के कुछ लोग, उनकी पार्टी से संबंधित कुछ लोग, उनके इलाके से संबंधित कुछ लोग जिन्हें मेडिकल की हेल्प लगती है, इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है, वो हमारे ज्यादा एक्सेसिबल है, तो वो हमारे पास आते हैं, हम उनकी जो भी एप्लीकेशन है वो मुख्यमंत्री कार्यालय को पहुंचाते हैं। इसमें कोई गलत है ऐसा उन्हें लगता नहीं। और एकनाथ शिंदे भी अगर ये शुरू कर रहे हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कि एकनाथ शिंदे अभी से नहीं, वो जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब से श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन के नाम से उन्होंने बहुत लोगों को मदद की है मेडिकल क्षेत्र में। और कोविड में तो लोगों ने एग्जाम्पल देखा, इसीलिए इतने विधायक एकनाथ शिंदे के साथ खड़े रहे। जब उद्धव ठाकरे घर पे हुआ करते थे तब शिंदे कोविड सेंटर में जाते थे, लोगों को मदद करते थे। रेमडेसिविर जैसी दवाइयां उस वक्त मिलती नहीं थी, लेकिन शिंदे साहब ने कई लोगों को फ्री में वो मुहैया कराने की, उपलब्ध कराने की कोशिश की। बिल्कुल। तो रौनक, कुल मिला के ऐसा है कि भले ही बीजेपी की सरकार सुरक्षित हो, लेकिन इस तरह से जो नोकझोंक की खबरें हैं वो लगातार लगता है कि आने वाले वक्त में भी आते रहेंगे। और हमें देखना होगा कि जब स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उस दौरान क्या होता है। लेकिन मैं आपसे एक आखिरी में जाते जाते सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि बीएमसी में दोनों साथ लड़ रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि मुंबई, जहां तक मुंबई की बात है, तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि शिवसेना उनके साथ में आ जाए। क्योंकि आप देखिए, जो 2017 में जो चुनाव हुआ था तो उसमें बीजेपी सिर्फ 2 सीट पीछे ही थी शिवसेना से, अविभाजित शिवसेना से। शिवसेना के पास 84 सीटें थी, बीजेपी के पास में 82 सीटें थी। और बीजेपी चाहती तो एमएनएस के 7 नगर सेवकों को लेकर अपना मेयर तब बना सकती थी। लेकिन तब जैसा कि बताया जाता है, उद्धव ठाकरे ने रिक्वेस्ट की देवेंद्र फडणवीस से कम मुंबई हमारे पास रहने दो। तो फडणवीस ने यह सोचा कि अभी 2019 में इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, तो इसके लिए उन्होंने मेयर का पद छोड़ दिया था। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा पेचीदा सवाल है। मेरा टेक अलग है इसमें। मुझे लगता है कि बीजेपी मुंबई में सोलो जाएगी। ऐसी स्थितियां निर्माण होगी कि वो सोलो जाएगी। और अगर ये दोनों शिवसेना आपस में लड़ती है तो वोट उधर डिवाइड हो जाएंगे, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। और देखते क्या होता है। हाँ, क्योंकि ये बात, आपकी बात में थोड़ा लॉजिक इसलिए है क्योंकि अभी भी हम देखें, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में तो जो है शिवसेना ने अच्छा परफॉर्म किया था। विधानसभा चुनाव में राज्य में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की बात कर रहा हूँ, भले ही राज्य में उसने ओवरऑल खराब प्रदर्शन किया हो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने, लेकिन मुंबई में उसने अच्छा प्रदर्शन किया। तो मुंबई में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना हम कह सकते हैं अभी भी मजबूत है। बिल्कुल मजबूत हाँ, है। तो ये बात सही हो सकती है कि यहाँ पर शिंदे सेना और उद्धव सेना दोनों टकराएं तो उसका फायदा बीच में बीजेपी निकाल ले जाए। हो सकता है, तो बड़ा दिलचस्प होगा। तो आप नजर बनाई रखिएगा। और ये चर्चा कैसी लगी इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर करें और जुड़े रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। धन्यवाद।